हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी वीडियो इसी सीरीज में वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस का जो डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है उसका सेटअप करना बताया था, जिसके अंदर हम लोगों ने लोकल फ्लाईव्हील को इंस्टॉल करना सीखा, उसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, प्लस कुछ बेसिक सेटिंग्स थी जिनको हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ विजुअल स्टूडियो कोड को भी हमने इंस्टॉल किया। तो होप्स हो कि आप सभी का जो वर्क स्टेशन है वो प्रिपेयर हो चुका होगा, तैयार हो चुका होगा। तो अभी हम आज की इस वीडियो में शुरुआत करेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट की कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा कि आप लोगों ने अपने सिस्टम को रेडी किया था वर्डप्रेस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके ऊपर आप लोगों को खुद सोचना है कि क्या आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखने या फिर करने के लिए खुद रेडी हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ऐसे स्किल्स होने चाहिए, अगर वो है तो ही आप वर्डप्रेस से जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा अपने आप को कुछ नए स्किल्स को सीखने के लिए। तो चलिए पहले उन स्किल्स की बात कर लेते हैं कि उनमें मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया है, वो कौन कौन से है। पहला है बेसिक कोडिंग नॉलेज। ठीक है, जब भी वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बात आती है तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बात ये पूछते हैं कि सर अगर हमें वर्डप्रेस डेवलपर बनना तो हमें कौन कौन सी लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको सिंपली एक चीज़ बताऊंगा कि आनी तो आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस चाहिए, जैसे कि PHP भी आपको आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट भी आनी चाहिए, बूटस्ट्रैप भी आनी चाहिए, CSS भी आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा jQuery और अभी जैसे रिएक्ट नेट जो नेटिव रिएक्ट JS चल रही है उसका भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको हर तरह की कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पर हो, आपकी शुरुआत अभी आप कुछ ज़्यादा नहीं सीखी हो, तो भी आप वर्डप्रेस को साथ के साथ सीख सकते हैं, डेवलपमेंट को सीख सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको लैंग्वेज में मास्टरी करनी होगी देन आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, और इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अच्छी खासी कोडिंग की नॉलेज है, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए वर्डप्रेस एक बहुत बड़ा हुआ बनी हुई है कि वो कभी वर्डप्रेस को सीख नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे का मेन कॉज क्या है, मेन रीज़न क्या है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। प्लस उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस के लिए सबसे ज़रूरी कौन सी लैंग्वेज है जिसको कि जो कि आपको आनी ही चाहिए, जो कि मस्ट है। तो गाइज जो वर्डप्रेस है ये कि PHP और MySQL बेस्ड CMS है। इसके अंदर जो डेटाबेस है वो MySQL के अंदर है और जो इसको बनाया गया है ये PHP के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोर PHP का आना जरूरी है, लाइक कि आपको बेसिक PHP की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अगर आपको बेसिक PHP की नॉलेज नहीं है देन आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि अगर आपको बिल्कुल भी PHP की नॉलेज नहीं है, जिन स्टूडेंट को बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो क्या करें। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप या तो W3 स्कूल की वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको PHP की क्लासेस फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए PHP ट्यूटोरियल्स लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर एक वेबसाइट मैं जानता हूँ याहू बापा, इनका यूट्यूब चैनल भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में आपको PHP सिखा देंगे, आप यहाँ से सीख सकते हैं। ये सब वीडियो ट्यूटोरियल है, आप देख लीजिएगा 1 by 1। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या कि पहले अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना है PHP के अंदर। PHP की आपको इवन यहाँ तक कि सिंटैक्स की समझ होनी चाहिए, प्लस आप लोगों को देख के ये पता लगना चाहिए कि ये जो लिखी गई है लाइन या कोड लिखा गया ये क्या है। अगर आपको वेरिएबल्स का नहीं पता, आप लोगों को कांस्टेंट का नहीं पता, आप लोगों को एरे का नहीं पता, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस चीज़ को समझना कि ये कोड लिखा गया है, इसमें एक्चुअल में कौन सा मेथड यूज़ किया गया। ठीक है, तो जो फंक्शंस बनते हैं, लूप बनते हैं, उनकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें पहले आपको आनी चाहिए बाद में आप ये सीखोगे। आप दोनों चीज़ें साथ साथ भी सीख सकते हो। तो जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है उसको पहले आप थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर उसमें इम्प्लीमेंट कर लीजिए, या फिर वहाँ पे कुछ आप लोगों के सामने स्टक प्रॉब्लम आ गई उसको आप इंटरनेट पे थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का आप अगर बैलेंस बना के चलोगे तो आप साथ ही साथ लैंग्वेज सीख सकते हो, साथ ही साथ आप वर्डप्रेस भी सीख सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ें आप लोगों ने करनी की कैसी है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड टॉपिक कवर किया कि स्टार्ट टू क्रिएट ए कस्टम थीम। अब बात आ जाती है कि जब भी हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखते हैं या फिर आपने कहीं भी पहले कभी कहीं सीखने की कोशिश की होगी, इवन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी मेरे पास स्टूडेंट के कॉल मैसेज आए हैं, या फिर मैंने ऐसे भी कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको अच्छी खासी नॉलेज है PHP की, लेकिन उसके बाद भी जब हम बात करते हैं वर्डप्रेस की तो वर्डप्रेस उनके लिए का हुआ है, वो बोलते हैं कि नहीं हम वर्डप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वर्डप्रेस की हमें समझ में नहीं आ रही है।
तो एक्चुअल में वर्डप्रेस की समझ क्यों नहीं है, इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ कि उनके साथ एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है। मान लीजिए कि आप एक चौराहे पे खड़े हैं, आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, उसके अंदर का बहुत सारा ऑयल भी है, पेट्रोल भी है, ठीक है। लेकिन उस चौराहे पर आपको बोला गया कि आपने दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन आपको दिल्ली का कहीं भी साइन बोर्ड नहीं पता है कि जो दिल्ली है वो किस साइड में है, तो आप वहाँ पे कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे कि आपने जाना क्या है। हालांकि आपके पास सोर्स सारे अवेलेबल है, आपके पास गाड़ी है, पेट्रोल है, और लेकिन आपके रास्ता है, चारों तरफ सड़क जा रही है, लेकिन किस रोड पे जाना है ये आप लोगों को आइडिया नहीं है। सेम सिचुएशन है यहाँ पे, लोगों के पास नॉलेज है, पीएचपी भी जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको वर्डप्रेस के टेम्पलेट के साथ खेलना नहीं आता, ठीक है। तो वर्डप्रेस के साथ टेम्पलेट के साथ खेलने का मतलब है कि उनके अंदर कस्टमाइजेशन, उसके फॉर्मेट को समझ में नहीं आता है कि इसके फंक्शंस होते क्या है, ठीक है। एक्चुअल में इसके पीछे की जो थ्योरी है वो वर्डप्रेस ने अपनी हैंडबुक के अंदर कंप्लीटली दी हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट जंप करते हैं टेम्पलेट के ऊपर, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रक्चर है जो उसको हम समझते नहीं है। तो चलिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो का एंड तक देखना। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि वर्डप्रेस का एक्चुअल में टेम्पलेट का स्ट्रक्चर होता क्या है, ताकि जब भी हम वर्डप्रेस के अंदर थीम बनाएं तो उसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए कि ये फाइल कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो आज की इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैं सिर्फ ये 2 ही टॉपिक कवर कर पाऊँगा। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट बनेंगे, सेकंड में मैं ये 2 चीज़ें जो आप लोगों को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक के ऊपर है तो इसको मैं प्रॉपरली बताना चाहूँगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ निकालता हूँ जो आप लोग पहले दिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेम्पलेट हायरार्की, ठीक है। हायरार्की बोलते हैं इसको, टेम्पलेट हायरार्की। तो टेम्पलेट हायरार्की क्या है एक्चुअल में, मैं अगर वर्डप्रेस पे ना खोल के ये डायरेक्ट आपको किसी अच्छी सी एचडी इमेज पे लेके जाऊँ, जैसे ये इमेज है, तो मैं इसको बड़ी कर लेता हूँ इमेज को। देखिए, होप सो कि आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं प्लस प्लस करके और भी बड़ी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन किया है इंटरनेट से, जिसके मैंने सर्च किया था वर्डप्रेस टेम्पलेट हायरार्की बोल के, ठीक है। तो इस टेम्पलेट हायरार्की के अंदर क्या चीज़ है पहले आप लोगों को वो समझनी पड़ेगी। जब भी आप कोई टेम्पलेट बनाते हो, टेम्पलेट मीन्स कि आप कोई थीम बनाते हो या फिर किसी बने बनाए थीम के अंदर जाके कस्टमाइजेशन करते हो, आपको एक्चुअल में उनकी लिंकिंग को समझना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या है कि वर्डप्रेस के टेम्पलेट के स्ट्रक्चर को समझ ही नहीं पाते। मैं हमेशा से ही ये बोलता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आती है, उसके पीछे का स्ट्रक्चर, उसके काम करने का फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, फिर चाहे आप कोई भी लैंग्वेज सीख लो, आपको कोई उससे बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले आप कोई भी चीज़ सीखते हो उसके पीछे का फंडामेंटल समझा करो कि उसके पीछे का फंडामेंटल क्या है। तो जब भी अगर मैंने आप लोगों के सामने इस इमेज को ओपन किया, क्या आप लोगों को समझ में आया कि इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है? अगर नहीं है तो अभी जस्ट 2 या 4 मिनट के बाद आप लोग इसको बहुत अच्छे से रीड करने लग जाओगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं विद प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखाऊंगा, और उसी प्रैक्टिकल के ऊपर आज की ये वीडियो हम एंड करेंगे। बाकी का हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो भी लंबी नहीं करेंगे, लेकिन स्किप भी कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इस टेम्पलेट जो हायरार्की है, इसके अंदर हमें बताया क्या गया। सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं समझ में आता कि ये स्टार्ट किस तरफ से होती है। मैं यहाँ पे बहुत चीज़ें बेस से बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को भी जीरो मान के चल रहा हूँ, मैं खुद को भी जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये समझूँ कि अगर मैं इसको खोलूँ तो मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रही कि इसका सही साइड कौन सी है और दूसरी साइड कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इंडेक्स, यहाँ पे साइट, सिंगुलर, आर्काइव, ऐसे। तो मैं पजल हो रहा हूँ कि ये कैसे होगी। तो यही चीज़, यही सिचुएशन हर किसी के साथ होती है जब वो फर्स्ट टाइम इसको देखता है। मेरे साथ भी हुई थी, आप लोगों के साथ भी मे भी हो रही होगी, लेकिन अभी 2-4 मिनट में मैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं यहाँ पे एक मार्कर ऑन कर लेता हूँ जी। तो पहले मैं ये बता दूं कि ये एक्चुअल में क्या है कि इसकी जो फ्रंट साइड है वो ये वाली है, और इसके पीछे का जो वर्किंग है वो ये वाला है, ठीक है। मीन्स कि ये हमारी आउटपुट है और ये है जो हमें इनपुट में देना है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी आप टेम्पलेट बनाते हैं उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज कौन सा होता है? इंडेक्स पेज। जब भी आप इंडेक्स पेज पे वर्क करते हो, उस इंडेक्स पेज से फिर जो पेज रिलेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसको जब भी सीखना है आप लोगों ने इस डायरेक्शन से सीखना शुरू करना है।
तो यहाँ पे बताया गया, मैं अभी इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ऊपर इसके कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स पेज है, जो आपका मेन इंडेक्स पेज होता है जिसको हम अपने टेम्पलेट का फ्रंट पेज बोलते हैं, वो उसकी आउटपुट हमें यहाँ पे मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है साइट फ्रंट, फिर फ्रंट पेज, फिर यहाँ पे फिर ये होम पेज और फिर इधर आके इंडेक्स। तो ये किस तरीके से रीड करता है इसका लास्ट में मैं आप लोगों को एग्जांपल भी एक बताऊंगा, लेकिन आपने इसको जो स्टार्ट करना है, सीखना स्टार्ट करना है अपनी साइड से करना है, ठीक है। इंडेक्स पीएचपी, तो ये एक आपका पेज होता है टेम्पलेट के अंदर। जब भी आप टेम्पलेट बनाते हो तो आपको एक index.php पेज बनाना पड़ता है। उसके बाद एक ये किसको कमांड करता है, एक तो ये कमांड करता है कमेंट popup.php पेज को, एक 404 पेज बनता है, एक होम पेज home.php बनता है, सिंगुलर बनता है, और इस तरीके से ये आर्काइव पेज बनता है। तो फिर ये आगे से आगे सब पेजेस है जिनके साथ लिंक करता है। और आउटपुट में हमें क्या बताता है, आउटपुट हमें ऐसे 4-5 तरीके की जो आउटपुट है जो बताई गई है। एक तो हमें फ्रंट पेज पे डिस्प्ले मिलता है जिसको हम साइट फ्रंट पेज बोलते हैं या फिर होम पेज बोलते हैं। एक सिंगुलर पेज दिखाता है जो कि इसके अंदर जितने भी पोस्ट और पेज बनते हैं वो यहाँ पे दिखाता है। प्लस हमें मेटा पेजेस दिखाता है, आर्काइव पेज, जो लेफ्ट राइट में आप लोगों ने देखा होगा, कहीं कैटेगरी बनी हुई है, कहीं डेट बनी हुई है, कहीं पोस्ट की मेटा डिस्क्रिप्शंस बनी हुई है, तो वो सब हमारी आर्काइव पेज में काउंट होती है, ठीक है। इसके अलावा कमेंट्स होते हैं, ब्लॉग पोस्ट पेज इंडेक्स होते हैं, और नीचे कुछ और भी 404 के बाद जो एरर आता है वो होता है कि अगर आपका पेज अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्ट कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है कि इंडेक्स पेज आपका कहाँ कहाँ रिडायरेक्ट करता है। पहले वो यहाँ सर्च करता है, उसके बाद यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, और आउटपुट में आपको ये चीज़ें दिखाई देती है। तो आप लोगों को मैं लास्ट में जो एग्जांपल दिखाऊंगा इनका, उनमें आपको डायरेक्टली और बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करती है। तो अभी ज़्यादा यहाँ पे बातें नहीं करते हैं, सीधे ले चलता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने करना क्या है, अपनी ये फ्लाईव्हील को ओपन करना है। मेरी यहाँ पे वेबसाइट है वो चल रही है, आपने जहाँ पे अपनी वेबसाइट बनाई है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे शो फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप शो फोल्डर पे क्लिक करोगे, ये आप लोगों को आपकी जो कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे आप लोगों ने इसका पाथ दिया वो पाथ ओपन हो जाएगा। उसके अंदर ऐप के अंदर चले जाना और पब्लिक में चले जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी पूरी वर्डप्रेस की फाइलें पड़ी हुई है, ठीक है। इन्हीं फाइलों के अंदर मुझे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो भी ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे बैकएंड है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। मैं लोकल फ्लाईव्हील को मिनिमाइज कर देता हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पे VS कोड एडिटर को भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि हमें काम तो उसके अंदर भी करना है, और इसको मैं मिनिमाइज करके रख लेता हूँ। जब भी हम अब नई वेबसाइट बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिमाग में आती है वो ये कि हम डैशबोर्ड पे आते हैं, सबसे पहले अपने लिए एक सूटेबल और एक बहुत ही अच्छा थीम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपीयरेंस टैब के अंदर थीम पे क्लिक करते हैं, और थीम के अंदर आप लोगों को कुछ डिफ़ॉल्ट थीम जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ये सब वर्डप्रेस की अपनी खुद के थीम है जिनको वो हर साल लॉन्च करता है। यहाँ पे 91, 19, 20 और 21 का थीम दिया हुआ है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे ऐड न्यू की ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर जाके आप अपने लिए बहुत सारे फ्री वाले थीम में से कोई थीम चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रीमियम थीम भी है जो मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट, जो जैसे ही इन्वेंटो थीम फॉरेस्ट के ऊपर, उसको भी आप जाके अगर आप लोगों ने ऑफलाइन डाउनलोड किया तो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है जिसको आप परफॉर्म करते हैं। जब भी कोई वेबसाइट बनाना होता है उससे पहले आप अपने लिए सिलेक्शन करते हैं। लेकिन आप विश्वास करो कि इस सीरीज में हम ना ही तो कोई फ्री वाला थीम यूज़ करेंगे, ना ही हम कोई थीम कहीं से इंस्टॉल करके अपलोड करेंगे। इस सीरीज में हम अपने लिए एक थीम खुद बनाएंगे, या फिर जो भी थीम पहले से बने उनको कस्टमाइज़ करना सीखेंगे, उनसे उठा के हम एक अपना स्क्रैच से एक थीम बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसको एक नाम दूंगा स्क्रैच से, क्योंकि हाई एंड थीम बनाने के लिए हमें थोड़ा और ज़्यादा मैच्योर होना पड़ेगा, ज़्यादा कोडिंग में नॉलेज होनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ काफ़ी आसान रहे आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए जहाँ पे बोरिंग होगी वहाँ से आप लोग इसको स्किप कर दोगे। तो मैं वो चाहता नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्क्रैच से लेके चलूँगा, फिर हम नेक्स्ट उसको थोड़ा एडवांस में और शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज में हम अपने लिए एक थीम बनाएंगे, वो स्क्रैच बेस रहेगा, और उसके अंदर मैं आप लोगों को इतनी इजी मेथड बताऊंगा कि आप HTML टू वर्डप्रेस कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी थीम की जो डिज़ाइन है, लेआउट है, उसको कॉपी कर सकते हो। प्लस किसी थीम की कोई फंक्शनैलिटी आपको अच्छी लगती है तो वो कहीं से भी निकाल के किसी भी थीम में फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है। आप निश्चिंत होकर इस पूरी सीरीज़ में आप सीखोगे और बड़े मज़े से सीखोगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि थीम की ज़रूरत हमें पड़ती है, हम थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो थीम है, ये 3 थीम दिए गए हैं। अगर मैं इसको बैकएंड पे चेक करवाऊँ
तो मेरे बैकएंड पे ये थीम मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये अब मेरे बैकएंड में मुझे मिलेंगे ऐप के अंदर पब्लिक के अंदर WP कंटेंट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अपने लिए एक थीम बनाना है, उस थीम को स्ट्रक्चर करना है और उस थीम के अंदर ही हमें वर्क करना है। तो थीम को बनाने के लिए सबसे पहला टास्क क्या होता है, आप लोगों को उसका थीम का एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। इस पब्लिक WP कंटेंट और थीम फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैं WP फिक्सर नाम का एक थीम बनाना चाहता हूँ, उसका मैं WP फिक्सर थीम दे देता फोल्डर का नाम। ठीक है, बेसिकली क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं देना होता है। तो या तो आप उसको बिल्कुल ऐसे लिखिए जैसे ये लिखे हुए हैं, या फिर आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, लेकिन आप स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब हमारा जो फोल्डर है वो मैंने थीम फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लिया है, लेकिन अगर मैं बैकएंड पे चेक करवाऊँ आप लोगों को, अभी तक इसका कोई भी आउटपुट या मुझे यहाँ पे दिखनी शो नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिर्फ एक क्या दिखा रहा है, ब्रोकन थीम, फोल्डर का नाम दिखा रहा है और स्टाइल शीट मिसिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फोल्डर तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसके बीच में एक बहुत ही ज़रूरी फाइल है स्टाइल शीट, वो हमारी मिसिंग है। ठीक है, किसी थीम को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फाइलें कौन सी होती है, तो वर्डप्रेस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट फाइलें होती हैं, जिसको हम फाइल बोलते हैं style.css, और दूसरी होती है हमारी फ्रंट साइड, जिसको बोलते हैं हम index.php। तो अगर ये दो फाइलें आप लोगों के पास है तो आपका जो थीम है वो विजिबल हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा और वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का स्ट्रक्चर और लिंकअप और सब फाइलें आप है उसके अंदर आप क्रिएट करते रहिए अकॉर्डिंग टू आपकी जो भी नीड है, ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो जो फंक्शन आपने उस थीम के अंदर देनी है वो सब चीज़ें फिर बाद में आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये फाइलें आपने कैसे बनानी है। तो मैं अभी अपनी विजुअल कोडर के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे WP फिक्सर थीम का जो फोल्डर है इसको मैंने ड्रैग करके इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर मेरा WP फिक्सर थीम आ गया। अब मैं इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे फाइलें क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। पहली फाइल जो मैंने बनानी है वो है index.php। तो पहली हमारी जो फाइल रहेगी फोल्डर इसके अंदर अपने थीम के अंदर वो रहेगी index.php। तो मैंने यहाँ पे index.php वो अपनी बना ली है, उसको एंटर किया और index.php इस साइड में ओपन होगी। सेकंड हमारी फाइल थी, राइट क्लिक किया मैंने, नई फाइल बनाई style.css, एंटर करता हूँ तो ये मेरी style.css भी बन चुकी है। मैं रिफ्रेश करके बैकएंड में दिखा देता हूँ आप लोगों को, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक थीम का जो लिखा आ गया, थीम डिटेल पे क्लिक करता हूँ कि WP फिक्सर थीम नाम से कोई थीम है, उसका वर्जन अभी तक नहीं है और यहाँ पे ऑथर का भी अभी कोई अता पता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है। ठीक है, हालांकि मेरा जो थीम का खाली ढांचा है वो बनना शुरू हो चुका है और अभी मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये एक्टिवेट भी हो जाएगा, लेकिन अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है और इसके आउटपुट के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैंक थीम है। अब चलिए मैं अब इसको थोड़ा रजिस्टर कर लेता हूँ और इसमें वर्जन और अपना ऑथर का प्रोफाइल भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं अपनी style.css को खोलूँ तो यहाँ पे अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है। बेसिकली अभी हमने अगर आपने पहले कभी भी काम किया होगा style.css में, तो इसका काम होता है अपने जो भी पेज है उसकी CSS फाइलों को मैनेज करने के लिए। तो हम CSS यहाँ पे सेव करते हैं, उसको लिंकअप करवा देते हैं मेन पेज से और फिर उसका आउटपुट वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वर्डप्रेस के अंदर इसका फंडा उल्टा है। ठीक है, काम तो इसमें भी वही काम करती है, लेकिन सबसे पहले जो थीम की रजिस्ट्री है, जो थीम का नाम अता पता है वो भी आपको स्टाइल शीट के अंदर ही रजिस्टर्ड करना पड़ता है। इवन इसके लिए अगर आप नेट पे सर्च करोगे मेन स्टाइल शीट वर्डप्रेस ऐसे लिख के सर्च करोगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा थीम का एग्जांपल दिया होगा कि जब भी आप थीम ने आपने बनाना है तो आपने कौन कौन से पैरामीटर है जिसको आपने ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, थीम हैंडबुक है। अगर आप यहाँ पे वर्डप्रेस थीम हैंडबुक लिख के सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने ये डेवलपर हैंडबुक आ जाएगी। हैंडबुक आपको क्या है, प्रॉपर ढंग से बताती है कि कोई भी थीम बनाना है उसके अंदर कौन कौन सी वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड फंक्शंस है जो आपको ऐड करने पड़ेंगे, इन्वायरमेंट कैसे सेट करना है, थीम के एग्जांपल दिए गए हैं, बेसिक कौन कौन सी है कि बेसिक थीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहली थीम क्या है
कि टेम्पलेट फाइलों में बताया गया कि कौन कौन सी फाइलें आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें दी गई है, style.css, RTL, कॉमन, फ्रंट पेज, होम, हेडर, सिंगुलर, सिंगल, इंडेक्स, PHP, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी फाइलें हैं जो कि आप लोगों को बनानी है। फिलहाल हमने 2 ही फाइलें बनाई है, आगे इन सभी फाइलों को भी बनाएंगे, ठीक है। तो 2 फाइलों से हमारा काम चल जाता है, हमारा जो थीम है वो रजिस्टर्ड हो जाता है और वो फ्रंट में विजिबल हो जाता है। यहाँ पे जाके आपको लिखना क्या होता है, आपने आपने एक कमेंट देना है, ठीक है, और उसके अंदर आप लोगों ने करना, सॉरी। तो अब अगर इसके अंदर आप जाके कोई भी ऐसे लिख देते हो थीम, आप लोगों ने बेसिकली लिखना थीम नेम, ठीक है। तो अगर आप थीम नेम लिखते हो और इसके थीम नेम के अंदर जाके आप दे देते हो इसको, जैसे मेरा WP पिक्चर थीम है, ठीक है। यहाँ मेरे कीबोर्ड में कुछ दिक्कत है, स्टक हो रखा है, तो ये दो चीज़ें एक साथ प्रेस हो जाती है। और ऑथर के लिए आप दे सकते हो ऑथर, ये टैग है CSS के। और तीसरा होता है वर्जन, क्योंकि हमें बेसिकली अभी बेसिक जो फ्रंट पे दिखाना होता है वो चीज़ें क्या दिखानी होती है, वर्जन मैं जैसे 1.0 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं Ctrl+S सेव कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मैं अपने मैनेज थीम के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन भी मिसिंग था, ऑथर का नेम भी मिसिंग था, और ये भी हमारे जो फोल्डर था उसका ही नाम पिक कर रहा था, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए WP फिक्सर नेम भी आ चुका है, वर्जन भी आ चुका है, और मेरा नेम भी आ चुका है कि इसको टेम्पलेट को बनाया किसने है। तो होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में लग गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टाइल शीट दी गई है, अगर आप ये काम नहीं खुद करना चाहते, सिंपली इसको कॉपी करिए, इसको लाके यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। क्योंकि टैग कौन कौन से दे सकते हैं आप अपने प्रॉपर, जब आप एक अच्छा थीम बनाते हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को बतानी ज़रूरी होती है। थीम URI कि आपका थीम कहाँ है, उसका लिंक दे दीजिए। ऑथर URI हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, अपने थीम के बारे में बताना हो कुछ भी, ठीक है, रिक्वायर्ड हो गया। तो आप इस तरीके से इसको करिए, उसके बाद आप इसको एडिट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने WP फिक्सर थीम कर दिया। URI मेरे पास अभी कुछ है नहीं, मैं इसकी आगे कर देता हूँ वर्डप्रेस। ऑथर बलजीत है तो मैं बलजीत कर देता हूँ, और ऑथर URI मेरे पास अभी कोई है नहीं तो इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी इन्होंने लिख रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन इतनी नहीं लिखूँगा, मैं इसको हटा के देता हूँ माई फर्स्ट कस्टम थीम, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा इसको, तो देखिए यहाँ पे मेरा WP फिक्सर थीम और ये बलजीत उपल और ये आ गया। मैंने शायद वर्जन के अंदर अपडेट नहीं किया है, वहाँ पे वर्जन चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑथर गाइड टेस्ट लाइसेंस, तो अभी शायद इसमें मैंने वर्जन वाला नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ। तो वर्जन ऐड कर दिया मैंने तो 1.2 Ctrl+S, तो वर्जन भी मेरा आ चुका है। अभी रिफ्रेश करेंगे तो 1.2 हो गया, बलजीत उपल हो गया, माई फास्ट कस्टम थीम हो गया। तो अब ये मेरा जो थीम का स्ट्रक्चर है, जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। अब मुझे जो इसके अंदर आउटपुट है वो मिलनी लगी या नहीं मिली, ये बाद के मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ। अब एक चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे कुछ आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पे थीम तो है और वो एक्टिवेट भी है, लेकिन बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसके लिए क्या है कि इन थीम्स के अंदर एक फ़ाइल दी गई है, थंबनेल फाइल बोल सकते, जो कोई भी देख सकते हैं, जिसको कि जो आपकी हमेशा स्क्रीनशॉट नेम से होनी चाहिए और उसका फॉर्मेट PNG होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कुछ यहाँ पे थंबनेल बने हुए हैं जो कि PNG के अंदर है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि अगर मेरे पास कोई थंबनेल बना होगा तो, ठीक है। ये थंबनेल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। किस साइज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन हाल फिलहाल मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको थीम फोल्डर के अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इस थंबनेल को क्या करना है, मुझे इस वाले थंबनेल को रीनेम करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली दूंगा स्क्रीनशॉट और इसको कर दूंगा PNG। तो मुझे एक PNG पिक्चर चाहिए, इमेज चाहिए जिसका नाम screenshot.png हो,
और एक इंडेक्स डॉट पी फाइल चाहिए, एक स्टाइल डॉट CSS चाहिए। ठीक है, ये तीनों फाइलें होने के बाद मैं अब रिफ़्रेश करूँगा अपने, तो देखेंगे आपकी यहाँ पे मेरा जो थंबनेल है वो भी अप्लाई हो चुका है। तो अब मेरा एक थीम था जो मैंने अभी कस्टम बनाना शुरू किया, उसके अंदर मैंने एक इंडेक्स फाइल बनाई, एक मैंने उसके अंदर स्क्रीनशॉट लगाया और प्लस एक मैंने वहाँ पे CSS फाइल बनाई। तो मेरा ये थीम एक्टिवेट हो चुका है, मेरा स्ट्रक्चर थीम का बन चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि ये एक्चुअल में पेज एक दूसरे के साथ कैसे लिंक करते हैं और कैसे वर्डप्रेस इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली इन नेम को पढ़ के फंक्शनैलिटी को ऑटोमेटिकली सेट कर लेता है। ठीक है, तो इसका आपको एक एग्जांपल दिखाने का टाइम आ चुका है। अभी मैं अगर थीम को ओपन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ इंडेक्स फाइल के अंदर और इंडेक्स फाइल बिल्कुल खाली है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई इंडेक्स पेज, मैंने बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट लिखा। ठीक है, और इसका कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, मेरी वेबसाइट अभी दिखा रही है कि दिस इज़ माई इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे मैंने जो थीम बनाया उसके अंदर मैंने इंडेक्स डॉट PHP फाइल दी और इंडेक्स डॉट PHP फाइल के अंदर मैंने लिखा दिस इज़ माई इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पेज क्या होना चाहिए, इंडेक्स डॉट PHP। तो जैसे हुआ इसने मेरा फ्रंट पेज पे क्या दिखा रहा है, रिजल्ट। क्यों फ्रंट पेज पे दिखाया, क्योंकि ये चीज़ है जो इंडेक्स डॉट PHP पेज है वो डायरेक्ट आपके फ्रंट पेज को शो करने के लिए बनाया जाता है। अब आप बोलोगे कि सर इसका लिंक तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इससे क्या साबित होता है कि ये साइट फ्रंट पेज को ही दिखाता है। एक्चुअल में ये पेज जो यहाँ पे साइट फ्रंट पेज को दिखाता है उसके बीच में आपको कितने कितने पेज नज़र आ रहे हैं वो पहले आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे एक सिंगुलर डॉट PHP है और एक यहाँ पे होम पेज है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, एक सिंगुलर डॉट PHP पेज बनाऊँगा, एक होम पेज बनाऊँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रंट पेज, और ये आप लोगों को बताऊँगा कि ये कैसे एक एक मतलब फ्रंट पेज के लिए कौन कौन से पेज को असाइन करेगा और सिंगुलर पेज के लिए कौन कौन से। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंडेक्स डॉट PHP के अंदर पोस्ट का फॉर्मूला लिख दिया तो वो सिंगुलर पेज की चला जाएगा। इसके लिए आपको सिंगुलर पेज ही बनाना पड़ेगा। तो आपने इंडेक्स डॉट PHP के अंदर वही देना है जो आप फ्रंट पेज पे दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो फ्रंट पेज को कौन कौन से पेज आपके रिडायरेक्ट करेंगे उसी को इसी के साथ आपने अटैच करना है। तो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे और आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है वो प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मेरा यहाँ पे जो कोड था मैंने लिखा था दिस इज़ माई इंडेक्स पेज। अभी क्या करना, मुझे एक नई फाइल बनानी है, उसका नाम देना है सिंगुलर डॉट PHP। ठीक है, ये फाइल मैंने कौन सी बनाई और इसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ दिस इज़ माई सिंगुलर डॉट PHP, लिख दिया और कंट्रोल S कर दिया। तो अभी यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट फाइल थी वो कौन सी थी, फर्स्ट फाइल थी इंडेक्स डॉट PHP, उसके साथ अटैच थी सिंगुलर डॉट PHP और होम पेज पे इसके लिए। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, होम पेज फ्रंट पेज को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP ही दिखा रहा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ करूँगा कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास फाइल बनी सिंगुलर डॉट PHP स्टाइल डॉट PHP। अब मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, फ्रंट पेज का रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे आउटपुट देगा कि नो मैचिंग टेम्पलेट फाउंड। हालांकि मेरे टेम्पलेट के अंदर जो फाइलें हैं उनमें मैं आप लोगों को वापस चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सिंगुलर फाइल पड़ी हुई है, स्क्रीनशॉट है, स्टाइल डॉट CSS है, लेकिन फिर भी रिजल्ट मुझे क्या दिखा रहा है कि नो मैचिंग टेम्पलेट फाउंड। क्यों ऐसा दिखा रहा है, क्योंकि जो फ्रंट पेज के लिए इसने असाइन करने के लिए अपनी जो फंक्शनैलिटी सेट की हुई है उसके अंदर सिंगुलर डॉट PHP आपकी कभी भी फ्रंट पेज के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर आपकी इंडेक्स डॉट PHP मिसिंग है तो सेकंड ये फाइल जिसको रीड करेगा वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी होम डॉट PHP। तो मान लीजिए मैं अब यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक नई फाइल बना देता हूँ जिसका नाम है होम डॉट PHP और एंटर कर देता हूँ। तो इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ माई होम डॉट PHP फाइल और इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली होम डॉट PHP की। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो टेम्पलेट यहाँ पे दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, एक्चुअल में किस तरीके से रीड होता है। ठीक है, तो अब इंडेक्स डॉट PHP डिलीट हो चुकी है, सिंगुलर को ये ले नहीं रहा क्योंकि ये बोलता है कि ये तो सिंगल पेज दिखाने के लिए जो पोस्ट पेज की है उसके आउटपुट के लिए है। ठीक है, पोस्ट पेज के लिए। तो फ्रंट पेज के लिए भाई ये वाली आपकी फाइल है वो काम में नहीं आएगी।
अब और कोई फाइल बताइए कौन सी दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए इसने दूसरी फाइल कौन सी पिक कर ली, दिस इज़ माई होम पेज। तो अगर मेरी इंडेक्स मिसिंग है तो ये फिर डायरेक्ट किसको रीड करेगा, होम डॉट पी एच पी को। अब मान लीजिए मेरी होम डॉट पी एच पी भी मिसिंग है, वो मेरे टेम्पलेट से मिसिंग है। मेरी तीसरी फाइल है फ्रंट डॉट पी एच पी। अगर मेरे टेम्पलेट के अंदर अब ये वाली फाइल मौजूद है, फ्रंट पेज डॉट पी एच पी, और यहाँ पे दिस इज माई फ्रंट पेज फाइल, ठीक है। अगर अब ये वाली फाइल मौजूद है तो चलिए अब मैं यहाँ से, मैंने फ्रंट पेज फाइल को बना लिया है। अब मैं होम डॉट पी एच पी को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। होम पेज मैं फाइल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास इस सीरीज में कौन सी फाइल बची है, फ्रंट पेज डॉट पी एच पी। हालांकि इसकी फंक्शनैलिटी और भी होती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको इसी तरीके से समझो कि अगर ये फाइल मिसिंग नहीं है तो इसमें ये फ्रंट पेज के लिए और कौन कौन सी फाइलें सर्च कर सकता है, ठीक है। तो हमारी मैंने इंडेक्स की तो इसने होम को सर्च किया, होम थी, होम को मैंने डिलीट किया तो अब मेरे पास मैंने नई फाइल बनाई है फ्रंट पेज। तो अब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा फ्रंट के ऊपर जाके कि क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज़ माई फ्रंट पेज फाइल। तो हालांकि मैंने सिंगुलर भी बनाई और मैं सिंगल पेज डॉट फाइल भी बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक फाइल हमारी होती है पेज डॉट पी एच पी, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज पी एच पी पेज फाइल, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए अभी भी ये फ्रंट पेज फाइल को ही एक्सेस कर रहा है। तो होप सो कि आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 2 और टॉपिक्स को कवर करूँगा, फिर हमारा जो फ्रंट वाला जो इसका बेस है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आगे हम इसको फंक्शन के साथ बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।